गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? ओके सर, तो फरवरी का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो रेडी हैं? तो फरवरी में 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे पिछली क्लास में। उसके आगे आज करने हैं। 11 ही 10 कर लिए थे ना। बट आगे बढ़े उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप बताओ, रिसेंटली आंध्र प्रदेश सीएम has announced which of the following cities as the new capital of आंध्र प्रदेश? कुरनूल, अमरावती, गुंटूर या फिर विशाखापट्टनम? ठीक है, बताइए सर। आंध्र प्रदेश सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी has announced which of the following cities as a new capital of आंध्र प्रदेश? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर था विशाखापट्टनम। ठीक है। और हाँ, recently the UPSC has recommended the name of who amongst the following as the new ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? इनमें से यूपीएससी ने किसका नेम रिकमेंड किया टू बी द न्यू डीसीजीआई? गुड इवनिंग गिरिक जी। ये क्वेश्चन सर पिछली क्लासेस में करे थे, बताइए। ये पिछली क्लास के क्वेश्चंस हैं, ये है ना। तो करेक्ट आंसर था डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। फिर हम लोगों ने सीडीएससीओ, डीसीजीआई, ये सारी बातें करी थी लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास सर ये ताया सो से रिलेटेड था, ये सॉरी याया सो से रिलेटेड। ये नया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है लद्दाख में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक की सर बात हो गई थी पिछली क्लास में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर दीजिए सर। प्रोजेक्ट एलोरा इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, ठीक है, ये किस कंपनी ने लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट एलोरा को? ठीक है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन्फोसिस। प्रोजेक्ट एलोरा में क्या कर रहे हैं ये लोग? जो इंडिया में ऐसी लोकल लैंग्वेजेस हैं जो बहुत कम बोली जाती हैं, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन हमारा वो लैंग्वेजेस बोलता है, तो उन लैंग्वेजेस को सर ये लोग क्या कहते हैं, अपलोड कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। उसको सर ये डिजिटलाइज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को। उससे होगा क्या, अब जैसे इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश को हमने डिजिटलाइज कर दिया, तो अब कोई भी इंग्लिश में बोल सकता है, ग्रामर देख सकता है। अभी हर लैंग्वेज के लिए ये व्यवस्था नहीं है जो इंग्लिश के लिए है ना। तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए ये प्रोग्राम चला रहा है सर एलोरा। ठीक है, वो ये माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट है कि जो इंडिया की रेयर लैंग्वेजेस हैं उनको ऑनलाइन लेकर आए। ठीक है, उनको ऑनलाइन हम लेकर आए। तो कुछ लैंग्वेजेस सिलेक्ट की गई हैं, जैसे गोंडी है, मुंदारी है और इदू मिश्मी है ना। तो इदू मिश्मी पे सवाल बन सकता है, ये तो सर अपनी अरुणाचल की लैंग्वेज है, मिश्मी ट्राइब की इदू मिश्मी। तो ये लैंग्वेजेस सिलेक्ट करी हैं अभी कुछ। ठीक है, और इसी तरह की और लैंग्वेजेस एलोरा प्रोजेक्ट के तहत माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, तो ये जितनी भी ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपकी ट्राइबल लैंग्वेजेस है ना। तो जैसे गोंडी लैंग्वेज आपका गोंड ट्राइब है वो बोलती है ना। तो इस तरह से जो भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो बस वही ट्राइब तक लिमिटेड है, तो उसको हम ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। ऑनलाइन लेने से हम उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी ना। और बाकी जो ये लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जब ये लैंग्वेजेस ऑनलाइन डेवलप हो जाएंगी। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Recently, who amongst the following is author of the book The Poverty of Political Economy, How Economics Abandoned the Poor? The Poverty of Political Economy, How Economics Abandoned the Poor. किस तरह से इकोनॉमिक्स ने गरीबों का साथ छोड़ दिया? इसके ऑथर कौन है? पार्था दासगुप्ता, तीर्थंकर और मेघनाथ देसाई या अमर्त्य सेन? देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन पूछना इज ए वेरी कॉमन थिंग इन योर करंट अफेयर्स एग्जाम, मतलब इन योर एग्जाम। तो बुक्स एंड ऑथर पे दो दो सवाल तक आए है ना, एक एक टाइम में दो दो सवाल तक आए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए सर, तुक्का लगाइए। करेक्ट आंसर देखते हैं, मेघनाथ देसाई। ठीक है, मेघनाथ देसाई है वो। एक्चुअली में इस बुक के जरिए जो दुनिया भर में इकोनॉमी चल रही है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसको क्रिटिसाइज करा है। और उसमें बताया है कि जो इकोनॉमी हमारी अभी चल रही है दुनिया भर में, उसने किस तरह से गरीबों को नुकसान पहुंचाया है, इनइक्वालिटी बढ़ाई है। जैसे इंडिया में भी आप 1990 के बाद देखो, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए,
एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ी है, यानी जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो पीछे रह गए या और गरीब हो गए। तो इनकम इनइक्वालिटी अभी भी देखने को मिलती है। तो उनका यही कहना है, ये कैसी आपने इकोनॉमी डेवलप की जो गरीबों के साथ नहीं है, जो सिर्फ अमीरों को और अमीर बना रही है। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी सर? मेघनाद देसाई ने लिखी है। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली इंडियन मिलिट्री कंडक्टेड इस एक्सरसाइज त्रिशक्ति परिहार प्रहार त्रिशक्ति प्रहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज। इंडियन मिलिट्री ने सर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी है त्रिशक्ति प्रहार किस स्टेट या यूटी में, है ना? तो इस क्वेश्चन को आंसर करिए और मुझे बस 2 मिनट दीजिए। हाँ जी सर, तो क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर? तो ए डी मिक्स लग रहा है। तो त्रिशक्ति प्रहार जो एक्सरसाइज है वो कहाँ कंडक्ट हुई है सर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये त्रिशक्ति प्रहार एक्सरसाइज है क्या? तो ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, इसमें हमारी आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंजेस हैं, तीस्ता रिवर आपका वेस्ट बंगाल से होके गुजरती है, तो ये एक्सरसाइज कहाँ करवाई जा रही है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिशक्ति परिहार मेनली इंडियन आर्मी से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Recently, a new scheme for Mahila Samman Saving Certificate has been announced in the Union Budget 2023. It will offer a deposit facility of up to how much amount? ठीक है, अभी 2023 का बजट अनाउंस हुआ है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपकी आई हैं ना, तो वो इस करंट अफेयर्स के जरिए हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो एक स्कीम आई है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये इसमें क्या होगा, इसके तहत जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, उनको 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए एक टाइमलाइन मिलेगी। 2 साल के लिए वो कुछ पैसा एफडी करा सकती है ना। उसमें उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, वो जो फिक्स डिपॉजिट कराएंगी उसमें उन्हें इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। तो वो डिपॉजिट कितने अमाउंट तक का बोला गया है? 2 लाख पक्का? हाँ जी सर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बताइए। 1 2 3 4। नो आइडिया? ओके सर, देन गेट एन आइडिया।
1 लाख, क्या बात है, लाइन से 1 लाख में 1 लाख के हामी आ गए एकदम से। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज 2 लाख। ठीक है, तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में क्या अनाउंस किया है कि महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी कि वो 2 साल के टेन्योर के लिए अपना पैसा लॉक करा सकती हैं। ठीक है, उसमें उन्हें फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5%, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रेपो रेट के घटने बढ़ने से जो बैंक्स का इंटरेस्ट रेट होता है वो घटता बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो 7.5% के इंटरेस्ट रेट पे उन्हें फैसिलिटी मिलेगी कि वो 2 साल 2 लाख तक का पैसा डिपॉजिट कर सकती है ना, किसी भी महिला या लड़की के नाम पर 2 साल के लिए ये पैसा डिपॉजिट कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो एफडी के अल्टरनेटिव में इस स्कीम को आप देख सकते हैं, क्योंकि एफडी में 7.5% इंटरेस्ट जनरली नहीं मिलता है ना। तो अगर आपको 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, इट्स अ गुड इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Recently, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced in the Union Budget that the government will work in a mission mode to eliminate sickle cell anemia by which of the following years। इस बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। ये एक डिसीज है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या डिसीज है सिकल सेल एनीमिया। तो किस साल तक ये टारगेट लिया सरकार ने कि इस डिसीज को हम कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी सर, सिकल सेल अनीमिया को हम कब तक कंप्लीट करेंगे? 2025, 30, 47, 50। क्या हुआ गिरिक जी? तो सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करने का सर कब तक का टारगेट? 2025, 2030, 2047, 2050 बताइए सर। चलो टारगेट है सर 2047। मतलब तुक्के सब, मतलब 25 अच्छा लग रहा है, 30 अच्छा लगा, 50 अच्छा लग रहा है, तो सर तुक्के भी हमारे वही जाएंगे ना। 2047 सर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना, तो मजेदार नहीं लग रहा है। 2047 इज अ सिंबॉलिक ईयर। 2047 में हमें देश को आज़ाद हुए 100 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, 1947 में सर देश को आज़ादी मिली थी, और 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे कितने साल हो जाएंगे सर? 100 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सरकार ने कहा ठीक है, जब देश को 100 साल पूरे हो रहे होंगे, हम इस बीमारी को देश से पूरी तरह से निपटा चुके होंगे। हाँ, दिमाग में चल रहा था, दिमाग से लेना देना नहीं है सर, पेपर पे जो दिखता है वो बिकता है ना। ये सिकल सेल डिसऑर्डर होते क्या है? सिकल सेल डिसऑर्डर मतलब अगर कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो टूट जाती है ना, या फिर वो जल्दी मर जाती हैं, है ना, या फिर उनकी एज जल्दी हो जाती है। तो जब भी आप देखोगे जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं जल्दी एज से पहले डाई होने लगे, खत्म होने लगे, तो इस बीमारी को कहते हैं सिकल सेल डिसऑर्डर। इससे दो तरह की बीमारी हो सकती है, या तो सिकल सेल अनीमिया होगा या आपका सिकल सेल क्राइसिस हो गया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया क्या होगा? सिकल सेल अनीमिया मतलब ये एक उस तरह का डिसऑर्डर है कि आपकी जो रेड सेल हैं वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से अगर रेड ब्लड सेल्स काम करना बंद कर दें या ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो उसे कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। और अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स है वही ब्लॉक हो जाए, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी तो सर बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, तो इसको कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सिकल सेल अनीमिया की बात करी, और सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल्स जब आपका डिसफंक्शन करने लगती हैं ड्यू टू एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। ठीक है, इज दैट क्लियर? तुक्का गलत लग गया, कोई बात नहीं सर। देखो अगर आंसर गलत हो रहे हैं ये और अच्छी बात है कि मतलब आप कुछ सीख रहे हो, है ना, मतलब आपको नहीं पता था, आपने नया सीखा,
तो ये अच्छी बात है, तुक्का गलत होना ना, इसको निगेटिव मत लो आप। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सर प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। क्लियर है? ऑल राइट सर, क्लियर है। ओके सर, मूव करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Recently, which of the following organizations has developed an unfurlable reflector antenna? ठीक है, उफ्रा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? इसरो, डीआरडीओ, बीईएल या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना किसने डेवलप किया, बताइए सर? इसरो, डीआरडीओ, बीईएल या एचएएल? हाँ जी सर, बताइए। ये अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने डेवलप किया है? डी, सी? अरे दद्दा, इसमें कहाँ हेलीकॉप्टर एरोप्लेन की बात लग रही जो एचएएल लग रहा है? एचएएल तो सबसे कम लगना चाहिए आपको। ए बी सी लगता तो चलो थोड़ा समझ में भी आता, डी के चांसेस तो सर बहुत ही कम है। 2030, वाओ, ये होता आंसर। आपका शायद बड़ा कम, लोया जी बड़ा लेट कमेंट आया आपका, वो क्वेश्चन निकल ही गया। ओके, साजन नातुंग जी कैसे हैं आप? ओके सर, तो सस्पेंस ब्रेक करते हुए करेक्ट आंसर पे आते हैं। तो जो अनफॉर्लेबल आपका रिफ्लेक्टर है, एंटीना, अनफॉर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना, ये किसने डेवलप किया है सर? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, देखो हम ना एक क्या कहते हैं, सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस में। उस सैटेलाइट का एक हिस्सा है ये एंटीना, ठीक है, उसका एक सब सिस्टम है, उसका एक पार्ट है ये एंटीना। ये सैटेलाइट आपका स्पेस में रहेगा, है ना, और सैटेलाइट कह लो या एक रेडार कह लो, ये स्पेस में रहेगा और उससे कनेक्ट होके ये एंटीना ये अर्थ पे रहेगा। तो ये सर्विलेंसिंग के लिए डीआरडीओ ने डेवलप करा है। अनफर्लेबल मतलब इसको आप थोड़ा सा फैला सकते हो, खुला हुआ है ना। जैसे फर्ल का मतलब होता है फोल्ड, जैसे आपका, आपने देखा होगा स्कूलों में 26 जनवरी वाले दिन जो आपका झंडा होता है वो बंधा हुआ होता है, बाद में आपके हेडमास्टर आते हैं, वो डोरी खींचते हैं और हम तिरंगे को क्या करते हैं, अनफर्ल करते हैं ना, लहराते हैं। तो इसी तरह से खुला हुआ जो एंटीना है इसी को हम कहते हैं अनफर्लेबल एंटीना, है ना। तो ये किसने डेवलप किया है? ये आपका डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इतना याद रखें काफ़ी है। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रिसेंटली इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ठीक है, अभी हमने एक इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईसेट। तो किस कंट्री के साथ सर ये हमने ज्वाइन किया है? रशिया, जापान, फ्रांस या यूएसए? थोड़ा बहुत अगर आप करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ोगे डेली पे तो मतलब बनेंगे सर कुछ सवाल, है ना, तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करिए, नेट स्लो है। ओके सर, ए बी तुक्का, मतलब रशिया हमारा अच्छा दोस्त है तो जो भी हम करेंगे सर रशिया के साथ करेंगे। मतलब टेक्नोलॉजी के नाम पे मतलब यूएसए तो हम सोच भी नहीं सकते कि यूएसए भी कर सकता है ये काम। यूएसए है। चलो, चिल्सा जी का आंसर आया। सैम चार डी कह रहे हैं यूएसए। तो कुछ ही लोग डी कह यूएसए कह रहे हैं, बाकी सब मतलब टेक्नोलॉजी की बात आ रही है सर, कहाँ यूएसए टेक्नोलॉजी में?
चलो, जो क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो हमने किसके साथ साइन किया है इनिशिएटिव? यूएसए के साथ साइन किया है। तो इससे होगा क्या, दोनों कंट्रीज मिलके इन टेक्नोलॉजीज में मिलके काम करेंगी। ये क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं क्या? जैसे आपका कह सकते हो आप क्वांटम मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, मशीन लर्निंग, ये सब क्या है, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और ये क्रिटिकल हैं, ये देश को, दुनिया को बहुत तेजी से चेंज करेंगे, इसीलिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी इनको कह रहे हैं। तो यहाँ पर यूएसए और इंडिया ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो जो दोनों के कंट्रीज की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इंडिया की और यूएसए की, वो दोनों मिलके इसको, इस इनिशिएटिव को रन करेंगी। तो क्वाड समिट में, जो टोक्यो में क्वाड समिट हुआ था लास्ट ईयर, इसमें ये आइडिया इंडिया ने यूएसए के साथ डिस्कस करा था, ठीक है। 2050 तक तो अपन जिंदा नहीं रहेगा। किसने देखी ताचुंग की जिंदगी? इंसान को कल का नहीं पता, आप 2050 को प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। चलो जी, तो ये था सर यूएसए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हर घर ध्यान कैंपेन रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? बताइए। किसी दिन ऐसा होता है कि बहुत टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी दिन ऐसा होता है बहुत आसान होते हैं, किसी दिन ऐसा होता है बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, किसी दिन ऐसा होता है बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आज फैक्चुअल क्वेश्चंस का दिन है, आज फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा है ना, तो जो फैक्चुअल होता है तो वो जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। बताइए सर, जो ये आपका इनिश कैंपेन है हर घर ध्यान, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? हर घर ध्यान, बताइए सर। देखिए, पार्टिसिपेट जरूर करिए, है ना, जो भी लगता है अपने हिसाब से, जो भी आपको आंसर लगता है अटेम्प्ट जरूर करिए। इससे क्या होता है, आपका एक कनेक्टिविटी बनती है, इंटरेक्शन बनता है, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना आप क्लास में ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके जा पाएंगे। क्योंकि सर ये करंट अफेयर्स है, इसमें आप कितना याद करोगे, ज्यादा याद नहीं कर पाओगे। तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा अभी रिटेन कर पाओगे वही आपको हेल्प करेगा। तो इंटरेक्ट करिए ना, आंसर करिए, कुछ भी आंसर करो, ए बी सी डी, थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कि अंधा तुक्का मार दिया, थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सोचने की कोशिश करो कि ध्यान की बात हो रही है, मेडिटेशन है मतलब, और मेडिटेशन से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? मेडिटेशन में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का क्या काम है? ये तो नहीं हो सकता। और ये मेडिटेशन ऐसा तो है नहीं सिर्फ बच्चों या औरतों के लिए हो, तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या हो सकता है सर, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो इसी तरह से आपको लॉजिक लगा लगा के अटेम्प्ट करना है ना, कुछ भी लॉजिक लगाओ, जो भी आप लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एप्टीट्यूड पावर बढ़ेगा, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। एग्जाम में आप ऐसे भी क्वेश्चन कर पाओगे जो आपको नहीं आते होंगे, लॉजिक के बेसिस पे आप ऐसे क्वेश्चंस निकाल दोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अटेम्प्ट जरूर करो, कुछ भी लगाओ सर, अटेम्प्ट जरूर करो। चलो देख लेते हैं, दो ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे। तो मेडिटेशन से रिलेटेड बात हो रही, तो सर कौन सी मिनिस्ट्री होगी? कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, उसके साथ मिलके, अभी चूंकि हमें 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है, तो हम अब आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, हर घर ध्यान, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 19। Recently, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a new मिष्टी scheme. It is related to which of the following? देखो, ये सब बजट की स्कीम्स हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा विमेन स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, है ना, सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेट करने की बात। तो बजट से रिलेटेड ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। तो मिष्टी स्कीम अनाउंस करी है फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो सवाल ये, मिष्टी स्कीम किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड, मैनुअल स्कैवेंजर से रिलेटेड, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, या फिर सर विमेन से रिलेटेड? आप बताइए सर, ये मिष्टी स्कीम किससे रिलेटेड है? तो मेजोरिटी तो मैं देख रहा हूँ आंसर मैंग्रोव दे रहा है, बाकी लोग बताइए। एनवायरमेंट में लग रहा है सर ज्यादा दिलचस्पी है। तो तबा जी के अलावा बाकी सबका आंसर क्या आ रहा है सर? मैंग्रोव आ रहा है, ठीक है। और कोई है? और कुछ? चेल्सा जी बी कह रहे हैं। बाकी और कोई है जो, जिसको लगता है मिष्टी स्कीम सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है या विमेन से रिलेटेड है? मिष्टी सर, मिष्टी दही होता है ना, ये वो दही वाला मिष्टी नहीं है, ठीक है, ये मिष्टी अलग है। तो ये जो मिष्टी स्कीम है,
हाँ, मिठाई से रिलेटेड, मिठाई कौन खाता है सर? सीनियर सिटीजन्स खाते हैं ना, तो सीनियर सिटीजन्स हो जाएगा। हाँ, ये मिष्टी मिठाई वाला भी नहीं है, ये अलग है। ये मिष्टी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, तो ये मिष्टी की फुल फॉर्म अगर आप देख लोगे तो यही किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है। तो ये स्कीम सर आपका किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव से रिलेटेड है। तो इसका टारगेट क्या है कि मैंग्रोव की प्रोडक्शन बढ़ानी है ना, मैंग्रोव्स को और ज़्यादा ग्रो कराना है फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड से। ठीक है, ऐसे जब एरिया जहाँ पे सलाइन वाटर हो गया वहाँ पे भी मैंग्रोव्स को ग्रो कराना है, और जहाँ पर भी फिजिबल हो मैंग्रोव की प्लांटेशन बढ़ानी है। ठीक है, तो मैंग्रोव्स के लिए सर ये मिष्टी स्कीम लॉन्च किया गया है। अब सवाल ये सर, मैंग्रोव्स हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखो, मैंग्रोव्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंग्रोव्स होते क्या है? ये एक तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी आप रूट्स देखोगे तो वो ऊपर उठी हुई होती हैं। तो जैसे ये आप जो झाड़ देख रहे हो ना, ये इन मैंग्रोव्स की रूट्स हैं। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं उनकी रूट्स आपका जमीन के अंदर नहीं होते, उनकी रूट्स जमीन के ऊपर होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं सर मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स पे बहुत सारी मरीन लाइफ डिपेंड करती है ना, बहुत सारी मरीन लाइफ को ये हेल्प करते हैं। फूड वेब में ये हमारा हेल्प करते हैं। कई सारी माइग्रेटरी स्पीसीज आके मैंग्रोव्स पे डिपेंड करती हैं, और ये बहुत अच्छे कार्बन स्टोर होते हैं। ठीक है, एक जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है उससे 4 गुना ज्यादा ये कार्बन को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो ये कार्बन स्टोरेज के लिए बहुत जाने जाते हैं, इसीलिए मैंग्रोव्स का हमें यूज बढ़ता है। ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका मैंग्रोव्स का इंपॉर्टेंस हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा होता है। तो मैंग्रोव्स को तो सर हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसी के लिए जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मिष्टी इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये इतना बस ध्यान रखना सर कि मिष्टी इनिशिएटिव क्या है। मिष्टी इनिशिएटिव क्या है सर? मैंग्रोव से रिलेटेड है ना। एक लॉजिक लगा सकते थे सर कि एम फॉर मैंग्रोव, एम फॉर मिष्टी, है ना। चलो जी। हाँ, मेरा लॉजिक। हाँ, चलो ठीक है। ऑल राइट सर। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, ये बात क्लियर है तो गिव मी थम्स अप, बताइए सर। ऑल राइट सर, क्लियर है। ऑल राइट सर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Recently, in the Union Budget 2023 से 24, 100 crores has been allocated for the Namaste scheme. It is related to which of the following? Mangroves, manual scavengers, senior citizens, women. तो यूनियन बजट 2023 में नमस्ते स्कीम को 100 करोड़ अलॉट करें। तो सवाल ये सर, नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है? जो पिछले साल के करंट अफेयर से उसमें मैंने कई बार नमस्ते स्कीम का जिक्र किया है। ठीक है, और ये नमस्ते स्कीम अभी भी चल रही है। तो फिर सवाल बन गया कि अभी यूनियन बजट में फिर ये स्कीम पे 100 करोड़ गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, तो फिर इस पे सवाल बन गया कि नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है। और ये सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा कि नमस्ते स्कीम किससे रिलेटेड है ना। तो नमस्ते स्कीम सर हो सकता है मतलब ये एक स्कीम हो जिसके थ्रू हमसे कहा जाएगा कि बड़ों का आदर करो, बड़ों को नमस्ते करो। तो मतलब सर हो सकता है ये मतलब सीनियर सिटीजन से रिलेटेड हो। हाँ या ना? हाँ, देखो सी सी आ भी रहा है, मतलब नमस्ते की बात हुई तो सी आंसर भी लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सही सर। क्या लॉजिक जा रहा है? अगर नमस्ते की बात है तो सर मतलब नमस्ते करवा रहे होंगे। देखो ये ना आपके निमोनिक्स है ना, ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है। नमस्ते का मतलब ये नहीं कि नमस्ते ही करा रहे हो, तो ये निमोनिक्स है। नमस्ते स्कीम तो सर सही बताओ, ये मतलब कई बार डिस्कस किया है मैंने, बहुत फेमस स्कीम है, न्यूज़ में बनी रहती है। डी भी लग रहा है। हाँ, विमेन को, औरतों को इज्जत देनी चाहिए तो औरतों को नमस्ते करना चाहिए, इसलिए डी भी हो सकता है सर, है ना। ओके, चलो जी सर, करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं। नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म सुन लो आप।
नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म आई थिंक नहीं है इसमें, चलो कोई नहीं। तो ये 2022 में एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई थी। सेंट्रल सेक्टर मतलब इस पे 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिलकर इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। इसके तहत क्या दिक्कत है, इसके तहत हम लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट करेंगे। जैसे आपको देखा जाता है, जैसे इंडिया में अभी भी क्या दिक्कत है, जो मतलब गटर्स होते हैं ना, जो गटर्स होते हैं उसकी सफाई के लिए अभी भी मैनुअली लोग उतरते हैं और ह्यूमंस उसको साफ करते हैं। अब क्या होता है, देखो गटर में होता है वेस्ट, अब वेस्ट से निकलती हैं टॉक्सिक गैसेस, तो कई बार ये जो ह्यूमन इंसान इसके अंदर जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, कई डेथ होती है ना। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, यानी कोई इंसान अगर उतर के गटर में सफाई कर रहा है तो उसे कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। इसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसीलिए सरकार ने प्लान किया है कि हमें ये मैनुअल स्कैवेंजिंग कंप्लीटली खत्म करनी है। उसके लिए हम क्या लाएंगे सर, मशीन्स लाएंगे। तो जो आपकी जितने भी इंडिया में गटर्स वगैरह हैं, है ना, उनकी सफाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, मशीन्स यूज करेंगे। तो उससे क्या होगी, फैटिलिटी को हम रोक पाएंगे। तो जीरो फैटिलिटीज एंड सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। हाँ, अपने दिमाग को ही सुनो सर जी, किसी और को ना सुनो, ठीक है। तो ये नमस्ते स्कीम सर किससे रिलेटेड है, मैनुअल स्कैवेंजर से रिलेटेड है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है सर, गिव मी थम्स अप। समझ में आ रही है स्कीम, यस और नो? गिव मी थम्स अप अगर क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21। Recently, it was informed that the D4 मतलब D4 ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डेस्ट्रॉय सिस्टम, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये एरो इंडिया 2023 में शोकेस किया जाएगा। तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, डीआरडीओ, गरुदा एरोस्पेस, एचएएल या स्काईलार्क ड्रोन टेक? तो जो D4 है, D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब कोई भी बाहर के ड्रोन को खदेड़ के भगाने के लिए D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये किसने डेवलप किया है? D4 एंटी ड्रोन सिस्टम सर, बताइए। वेल, करेक्ट आंसर इज डीआरडीओ, ठीक है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम भी किसने डेवलप किया है, डीआरडीओ। वो मूवी नहीं देगी उरी मूवी, उसमें जो वहाँ ड्रोन भेजे थे पीओके में, तो वो कहाँ से उठाए थे, डीआरडीओ से उठाए थे। ये लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ये एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। देखो होता क्या है, कई बार जो रॉक ड्रोन्स होते हैं, मतलब ऐसी फर्जी ड्रोन्स होते हैं जो हम पे बस अटैक करने के लिए आते हैं, तो ये जो सिस्टम है उनको डायरेक्टली डिटेक्ट करके जैम कर देगा, है ना। वो मतलब जैसे यहाँ उड़ रहे हैं तो यहीं के यहीं उड़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उनको जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसको कहते हैं सॉफ्ट किल। या फिर वो लेजर बीम के जरिए उनको उन ड्रोन्स को खत्म भी कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं हार्ड किल। तो हार्ड किल सॉफ्ट किल दोनों की जा सकती हैं। जो ऐसे रोग ड्रेन्स हैं, जो ड्रोन्स हैं जो हमारे सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाएंगे, उन्हें हम तुरंत खत्म कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ड्रोन किससे कनेक्ट होता है, एक आपने देखा होगा उसके रिमोट से कनेक्ट होता है, तो उनकी फ्रिक्वेंसी के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी काट के इसको जैम कर देंगे, है ना। तो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम उनकी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करेंगे और इनकी फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब करके कंट्रोल अपने हाथ में लेके ये इसको जैम कर देंगे, है ना। तो ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। 3 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे ये काम किया जा सकता है। और लेजर जो है वो 1 से 1.25 किलोमीटर दूर वाले क्या कहते हैं ड्रोन को भी अटैक कर सकती है। थैंक यू। मतलब अब नाम तो आपने लिखा नहीं, जो भी भाषा है, जापानीज मैंडेरिन लैंग्वेज में आपने लिखा है। देखिए, कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस, है ना। तो आपको भी लाइफ में कंसिस्टेंट रहना है ना। मैं तो फिर भी इतना नहीं कहूँगा कंसिस्टेंट रह पाता हूँ, लेकिन कोशिश करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहिए ना, जितना आप देखो चीज़ों को लगातार करोगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा।
क्योंकि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो किसी पहाड़ को तोड़ने से कम नहीं है, और पहाड़ को तोड़ने के लिए हमें लगातार लगना पड़ता है। एक दिन में पहाड़ नहीं टूटेगा। जब आप थोड़ा 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 डेली एफर्ट मारोगे तो डेफिनेटली एक पहाड़ भी हिला सकते हो। ठीक है सर। चलो जी, हाँ तो आज लॉजिक वगैरह भी खूब लगाए। ऐसे ही आप भी लॉजिक लगाओ, है ना। हम लोगों ने तो कुछ मजाक में भी लॉजिक डिस्कस किए, आप लोग रैशनल लॉजिक्स लगाओ, और ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आज के जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो ऐसे ही आ रहे हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड भी कई सवाल होते हैं जिसमें अगर आप लॉजिक लगा के ही आंसर कर सकते हो। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन सॉल्विंग एटीट्यूड एक अलग कला है, क्वेश्चन सॉल्व करने एक अलग कला है। तो वो आपको ऐसी आएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी जल्दी उसको सीखोगे। ठीक है सर। चलिए, तो आज फिर इतना ही रखेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हाँ जी, मांझी माउंटेन मैन से आप बिल्कुल सीख सकते हो। तो मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।